अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ रजिस्टर। ठीक है, जैसे इससे पहले हम डायरेक्ट करंट जो है वो सर्किट पढ़ते आए हैं, डायरेक्ट करंट वाला, जिसमें हम बैटरी लगाते थे और साथ जो है वो कोई भी लोड जिसकी रेजिस्टेंस आर होती थी, हम जो ओहम्स ला था V इज इक्वल टू आई आर, उस फार्मूले की मदद से जो है वो हम करंट कैलकुलेट कर सकते थे, वोल्टेज अगर हमें पता होती थी तो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट लेना है जिसमें जो सोर्स है वो अल्टरनेटिंग है, यानी अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, और साथ जो है वो एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। सिर्फ रेजिस्टेंस में से हम ये देखना चाहते हैं कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट जब रेजिस्टेंस में से पास करते हैं तो उनकी जो फेज़ होती है, उनकी जो वेव है, उसमें क्या कोई चेंज आता है वोल्टेज में और करंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका फेज़ का जो रिलेशनशिप है वो देखेंगे कि क्या वोल्टेज और करंट इन फेज़ रहते हैं, आउट ऑफ फेज़ हो जाते हैं, या उनकी फेज़ लीड करती है या लैग करती है, यानी ये सारी सिचुएशंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक अल्टरनेटिंग जो सर्किट होता है उसमें बेसिकली तीन तरह के एलिमेंट जो है वो हम उनको अलग-अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस को, फिर कैपेसिटर लगा के देखेंगे, और फिर जो है वो इंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो अगर एक अल्टरनेटिंग करंट का जो है वो यहाँ पे हमारे पास सोर्स है, तो जिसकी आपको वोल्टेज जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट की जो वोल्टेज होती है वो होती है V इज़ इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, यानी जो वोल्टेज जो है वो भी इस तरह से होती है, साइन फंक्शन है टाइम के लिहाज से, और ऐसे जो है वो चेंज होती है। ये पॉजिटिव साइकिल होता है, हाफ साइकिल होता है, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल होता है, यानी टाइम के लिहाज से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आता है। और इसी तरह से अगर हम करंट की बात करें तो वो भी इसी तरह से जो है वो होता है। ठीक है, तो जब ऐसा करंट और ऐसी वोल्टेज यहाँ से गुजरती हुई इस रेजिस्टेंस में से पास करेगी, तो क्या इन दोनों की वेव शेप में कोई चेंज आएगा? अगर आएगा तो क्या आएगा, अगर नहीं आएगा तो क्यों? तो ये हम जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो अगर हम देखेंगे, अगर हम इक्वेशन जो है वो देखते हैं दोनों की, तो हमारे पास होती है V इज़ इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और आपको पता है V इज़ इक्वल टू आई आर है। तो यहाँ पे अगर V की देखें तो वो भी साइन फंक्शन आता है, और I का देखें वो भी साइन फंक्शन आता है। तो इट मीन्स के वोल्टेज में से जब अल्टरनेटिंग रेजिस्टेंस में से जब अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज पास करते हैं तो उनमें कोई चेंज जो है वो नहीं आता, यानी इक्वेशन भी दोनों की जो है वो एक जैसी है, यानी दोनों जो है वो साइन फंक्शन है टाइम के लिहाज से। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि वोल्टेज और करंट जो है वो जब रेजिस्टेंस में से गुजरते हैं, या एक प्योर एसी का जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगी हुई होती है अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ, तो वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज़ होते हैं। और इन फेज़ का मतलब क्या है कि दोनों की फेज़ टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे सेम होती है, दोनों एट अ टाइम मैक्सिमम होते हैं, दोनों एट अ टाइम ज़ीरो होते हैं। उनका जो है वो फेज़ का जो रिलेशनशिप है, जो एंगल है दोनों का, वो सेम होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे दोनों का एक की जो वेव शेप है वो ब्लू से शो की गई है, दूसरे की ग्रीन से शो की गई है। तो ब्लू और ग्रीन का जो यहाँ पे जो एंगल है वो है 0 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है मैक्सिमम हो रहे हैं एट ए टाइम, मैक्सिमम जो है वो हो रहे हैं। सिर्फ जो है वो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड में हल्का सा जो फ़र्क है, ग्रीन जो है वो उसकी थोड़ी सी ऊपर है, ब्लू की नीचे है, लेकिन दोनों का जो फेज़ का रिलेशनशिप है वो सेम है। यहाँ पे दोनों का फेज़ का है 90, यहाँ पे दोनों का फेज़ का है 180 डिग्री, यहाँ पे है 270 और यहाँ पे है 360, यानी दोनों एट अ टाइम अपना एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, एट अ टाइम मैक्सिमम पे पहुंचते हैं, एट अ टाइम जो है वो ज़ीरो पे पहुंचते हैं। ठीक है, यानी एंगल के लिहाज से दोनों में कोई चेंज जो है वो नहीं आता। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एक अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब रेजिस्टिव सर्किट में से गुजर रहे होते हैं तो उनमें फेज़ के लिहाज से कोई भी चेंज जो है वो नहीं आता। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगर हम इसकी फेज़र डायग्राम की बात करें, तो फेज़र डायग्राम जो है वो, क्योंकि दोनों इन फेज़ हैं, इट मीन्स के दोनों के एंगल में कोई फ़र्क नहीं है। जब एंगल में कोई फ़र्क नहीं है एट ए टाइम, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों का जो वेक्टर डायग्राम होगी वो इस तरह से एक ही डायरेक्शन में होगी।
ठीक है। तो इसीलिए ये वाली जो है ये वोल्टेज की होगी और ये वाली जो है वो करंट की होगी। और आपको यहाँ फिगर में नज़र भी आ रहा होगा कि वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और करंट की थोड़ी सी कम है। तो इसीलिए जब हम फेज़र डायग्राम में जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे करंट को शो करने के लिए, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा पीक वैल्यू करंट के, और जो वोल्टेज के लिए होगा वो पीक वैल्यू वोल्टेज की। तो वो वोल्टेज की पीक वैल्यू करंट की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसीलिए वोल्टेज का फेज़र जो यानी वेक्टर होगा वो ड्रा करेंगे तो बड़ा बनाएंगे, और जो करंट का होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, मतलब पैरेलल होंगे। और जब वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनमें जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। यानी फेज़ के लिहाज से कोई इनके दरमियान में चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि दोनों इन फेज़ जो है वो मूव कर रहे होते हैं। कोई भी एट अ टाइम इनमें मैक्सिमम और मिनिमम में कोई फ़र्क नहीं आता। एट अ टाइम मैक्सिमम पे पहुंचते हैं, एट अ टाइम जो है वो मिनिमम पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये उनका बिहेवियर जो है वो हमने वेक्टोरिकली, यानी दोनों बिहेवियर जो है वो ये ग्राफिकली बिहेवियर हो गया, और ये वाला जो है वो विक्टोरिकली बिहेवियर हो गया, यानी फेज़र डायग्राम जो है वो उसकी होगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर हम पावर जो है वो कैलकुलेट करते हैं, द इंस्टैन्टेनियस पावर इन द रेजिस्टेंस, ठीक है, तो हमें जैसा कि पता है कि अप्लाइड वोल्टेज जो है वो ये होती है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे V जो है वो इंस्टैन्टेनियस वैल्यू है वोल्टेज की, वी एम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, और ये वाला जो है वो फेज़ है इसकी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसी तरह से अगर हम करंट की वैल्यू देखें तो वो भी वही है, दोनों साइन फंक्शन है, इसीलिए दोनों जो है वो इन फेज़ चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पावर जो है वो कैलकुलेट करें तो पावर जो होती है P इज़ इक्वल टू वी आई, ठीक है। और अगर हम AC सर्किट में जब पावर का फार्मूला हम लगाते हैं ना, तो एक्चुअली वो होता है वी आई कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे तो हमने ये कहा है कि V और I जो है वो इन फेज़ हैं, जब वो इन फेज़ हैं तो उनके दरमियान में थीटा 0 होगा। तो अगर थीटा 0 होगा तो ये जो कॉस थीटा है या जो पावर फैक्टर इसको कहते हैं, इसकी वैल्यू होगी 1। और हम इसीलिए इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं कि P इज़ इक्वल टू वी आई। वी जो है वो वोल्टेज यानी वोल्ट में होगा, और आई जो है वो करंट यानी एम्पेयर में होगा। तो जो पावर की हमारे पास जो है वो यूनिट बनेगी वो वॉट होगी, और यहाँ पे जो पावर फैक्टर है हमारा कॉस फाई या कॉस थीटा, वो जो है वो 1 होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस या प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो होता है AC का, उसमें वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज़ होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता एंगल के लिहाज से, 0 एंगल होता है, डिफरेंस कोई नहीं होता। तो इट मीन्स के जहाँ पे ये जो पावर फैक्टर है ये 1 आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फेज़ एंगल और फेज़र डायग्राम और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एड पे जो है वो इस तरह से पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में दोनों यानी वोल्टेज और करंट की फेज़ में कोई चेंज नहीं आता, दोनों जो है वो इन फेज़ होते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।